Hello students, it's the first video of this chapter probability। जैसे कि आप जानते हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है probability में हम लोग आज सीखेंगे कंडीशनल probability। ओके, ये 12th क्लास में फर्स्ट टॉपिक है कंडीशनल probability। अभी तक आपको अगर probability थोड़ा टफ लगता रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आज आपको सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए कंडीशनल probability का मतलब क्या है। कंडीशनल probability को अगर हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहले हमें ये चीज देखनी पड़ेगी, थोड़ा सा चीजों को एक एग्जांपल से समझ लेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। देखिए एक मैंने छोटा सा यहाँ पे लिखा हुआ है, कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ टॉसिंग 3 फेयर कॉइंस। तो आप ये समझिए कि अगर मैं 3 कॉइंस को टॉस करता हूं तो जो सैंपल स्पेस बनेगा वो क्या होगा। तो सैंपल स्पेस बनेगा, हो सकता है एच 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 आ जाए, मतलब एक बार कॉइन टॉस किया तो हेड आया, दोबारा कॉइन टॉस किया फिर हेड आया, तीसरी बार किया तो फिर हेड आ गया। ठीक है, उसके बाद क्या हो सकता है, 2 बार हेड आया, 1 बार टेल आ गया। उसके बाद क्या हो सकता है, इस तरीके से हो सकता है। ठीक है, इसके बाद जो है इस तरीके की कंडीशन बन सकती है, हो सकता है ऐसा हो जाए एच टी टी। ठीक है, हो सकता है इस तरीके से हो जाए, और उसके बाद इस तरीके की कंडीशन बन सकती है, और ये भी बन सकता है कि हम कॉइन को टॉस करें और तीनों बार क्या हो जाए, टेल 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 आ जाए। ठीक है, इस तरीके की कंडीशन हमारे सामने आ सकती है। क्लियर। चलिए, तो देखिए इस तरीके की इतनी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अब इतनी पॉसिबिलिटी जब हो सकती है तो अब हम क्या करते हैं, जरा आप एक चीज को देखिए, सारे सैंपल पॉइंट, कितने सैंपल पॉइंट है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 सैंपल पॉइंट, यानी कि हर एक सैंपल पॉइंट के लिए हमारे पास क्या है, 1/8 प्रोबेबिलिटी है। हर एक सैंपल पॉइंट के लिए 1/8 प्रोबेबिलिटी होगी, इसमें तो कोई खास बात नहीं है, ये बात आप जान गए। ठीक है, अगर मैं कह दूं कि 3 कॉइंस टॉस किया और तीनों जो है टेल आ गए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो 1/8 होगी, सिंपल। ठीक है, अब देखिए जो चीज आगे हम जानना चाहते हैं वो क्या है, ये देखिए इसमें ये लिखा हुआ है, ये लिखा है ई बी द इवेंट एट लीस्ट 2 हेड्स। एट लीस्ट 2 हेड का क्या मतलब होता है, कम से कम 2 हेड होने चाहिए। तो कम से कम 2 हेड का मतलब क्या हुआ, देखिए मतलब इसमें देखिए कम से कम 2 हेड हैं, इसमें 2 हेड हैं, इसमें देखिए 2 हेड हैं आपके पास। एटलीस्ट का मतलब 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, इसका मतलब यानी कि ये 4 केसेस आप जो देख रहे हैं, येलो मैंने अंडरलाइन जो की है, वो 4 केसेस हमारे पास बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ, इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ तो क्या हुआ, ये 1/8 1/8 1/8 और 1/8, अगर मैं इसको ऐड करूंगा तो ये हो गया 4/8, यानी कि 1/2। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब देखिए वो कहता है एफ विद द इवेंट फर्स्ट क्वाइन सोस टेल, मतलब फर्स्ट क्वाइन जो है उस पे क्या होना चाहिए, फर्स्ट क्वाइन सोस टेल, टेल जो है फर्स्ट क्वाइन पे होना चाहिए। तो फर्स्ट क्वाइन पे होना चाहिए टेल, फर्स्ट क्वाइन पे टेल होना चाहिए, मतलब ये देखिए मैंने जो, ये देखिए फर्स्ट क्वाइन पे टेल होना चाहिए, तो 1 2 3 और ये 4 केसेस ऐसे हैं, ये वाले देखिए 4 केसेस ऐसे हैं जहां पे फर्स्ट क्वाइन पे आपका क्या आ रहा है, टेल आ रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब फिर 1/8 करेंगे तो 4/8, तो इसका भी आंसर जो है 1/2 आया। तो अभी तक जो आपने ये सीखा, इससे आपका रिवीजन हो गया, जो आपने 10th में पढ़ा था, जो आपने 11th में पढ़ा था, उसका ये रिवीजन हो गया कि भाई ये इवेंट दी गई है, एक इवेंट ई दी गई है, एक एफ दी गई है, और ये मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया, एक कंडीशन दी गई, तो हमने क्या किया, 2 प्रोबेबिलिटी निकाली, पी ई निकाली, पी एफ निकाली। अब इसके आगे देखिए क्या चीज हम सीखने वाले हैं। अब आगे एक चीज कही गई है, क्या कही गई, देखिए सपोज वी आर गिविंग दैट द फर्स्ट कॉइन सोज टेल, फर्स्ट कॉइन सोज टेल एक बार। ठीक है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, वो ये कह रहा है फर्स्ट क्वाइन पे अगर टेल है तब ई के होने की प्रोबेबिलिटी आप बताइए। फर्स्ट क्वाइन पे टेल है, मतलब उसने क्या किया, एक कंडीशन लगा दी, ये कंडीशन लगा दी। ठीक है, उसने क्या किया, कंडीशन ये लगा दी, उसने एक कंडीशन लगा दी।
तो जब क्या होगा, जब आप जो है एफ जब हो रहा है तब आपको जो है ई के होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी। तो आप अब एक बात समझिए, तो क्या होगा, तो इसी जो कंडीशन ये जो आप देख रहे हैं ना, इसी को हम जब सॉल्व करेंगे आगे, मैं आपको सारी चीजें एक एक स्टेप करके बताऊंगा, कोई डाउट आपका नहीं बचेगा प्रोबेबिलिटी में। इसी को हम लोग बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, मतलब अब इससे होगा क्या, अब जब ये आप समझ लीजिए, इसके लिए क्या होगा कि सैंपल स्पेस जो है रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, मतलब क्या होगा, जो हमारा सैंपल स्पेस था, क्या था, सैंपल स्पेस ये जो आपका सेट एस था, मैं आपको दिखा दूं, ये सैंपल स्पेस हमारे पास था, ये सैंपल स्पेस था एस। अब ये क्या होगा, ये जो है रिड्यूस हो जाएगा टू इट्स सबसेट एफ। ठीक है, फॉर द इवेंट ई, फॉर द इवेंट, मतलब ई इवेंट के लिए एफ सैंपल स्पेस अब बन जाएगा। एफ सैंपल स्पेस बन जाएगा, मतलब एफ सैंपल स्पेस बन जाएगा। एफ क्या है, एफ एक इवेंट है, क्या है, फर्स्ट कॉइन सोर्स टेल। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो ऑरेंज कलर का ये आपको ये दिख रहे हैं, ये अब ये सैंपल स्पेस बनेगा ई के लिए। ई के लिए सैंपल स्पेस बनेगा, मतलब ई क्या है, ई एक दूसरी इवेंट है। ई दूसरी इवेंट क्या है, जिसमें कि टू हेड्स होने चाहिए, जिसमें कि वो कह रहा है टू हेड्स होने चाहिए। तो देखिए, अब आप ये बात समझ लीजिए कि टू हेड्स होने चाहिए। तो अगर मैं लिखूं सैंपल पॉइंट, यहां अगर मैं लिखूं तो सैंपल पॉइंट क्या होगा, द सैंपल पॉइंट ऑफ एफ which is favorable, which is favorable to event E। ये लीजिए, तो वो क्या होगा, ये देखिए, तो वो आपको ये दिखेगा सिर्फ एक, ये मैं देखिए येलो कलर से वो कर रहा हूँ, ये वाला जो होगा ये सैंपल पॉइंट आपको मिलेगा। ठीक है, सैंपल पॉइंट है मिलेगा, मतलब क्या हुआ, सैंपल पॉइंट टी एच एच, ये सैंपल पॉइंट हुआ। तो जब मैं अगर प्रोबेबिलिटी निकालना चाहता हूं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी अब मैं अगर निकालता हूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, ई की प्रोबेबिलिटी निकालनी। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब मैं क्या कंसीडर कर रहा हूं, कंसीडरिंग एफ एज ए सैंपल स्पेस, कंसीडरिंग एफ एज द सैंपल स्पेस। देखिए बहुत आसान है, सैंपल स्पेस। तो आप बात समझिए, एफ जो है सैंपल स्पेस, अगर मैं देखता हूं एफ के लिए फर्स्ट कॉइन सोर्स टेल, मतलब मैंने अभी अभी सैंपल स्पेस आपको बताया था, तो ये कितने पॉइंट आ रहे थे, एक ये 1 2 3 और 4 हो गए। तो यानी कि सैंपल स्पेस का कितना बनेगा 4, और फेवरेबल इवेंट कितनी है 1। इसका आंसर क्या आएगा 1/4। ठीक है, 1/4, यानी कि आपने क्या लिखा, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट the event F has occurred। ओके, ठीक है, 1/4, मतलब दोनों बातें एक ही हैं जो ये कही गई। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ E कंसिडरिंग F एज द सैंपल स्पेस, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E गिवन दैट इवेंट F हैज अकर्ड। ठीक है, F हैज अकर्ड, समझ गए आप, ये दो चीजें आपकी हो गई, दोनों चीजें सेम है। मतलब सैंपल स्पेस हमने F को सैंपल स्पेस मान के ये प्रोबेबिलिटी निकाली, और या फिर हमने ये कहा कि F पहले ही हो चुकी है तो ये सैंपल, तब ये प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों
आपने देख लिया। अब देखिए जो ये सीखने वाली और समझने वाली यहाँ पे चीज है, ध्यान से देखिए। तो ये प्रोबेबिलिटी, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये जो कंडीशन लग गई तो इस प्रोबेबिलिटी का नाम क्या हो गया। तो अब आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए, दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, जब आप सारे काम करेंगे, सुनेंगे भी, नोट भी करेंगे, ठीक है ना, तब आपका जो है ये पूरा तैयार होगा। E is called the conditional probability. Conditional probability of E given that F has already occurred. Okay. अब देखिए इसका नोटेशन, and is denoted by, ये देखिए इसका लिखने का तरीका ये है P E by F। F नीचे लिखा है जो पहले ही हो चुका है, ठीक है, उसको नीचे लिखा जाए। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर आप इसका आंसर लिखोगे तो कैसे लिखोगे, P E by F, क्या आंसर आपका आया था 1/4। ये लीजिए, ये आपने लिख दिया कि भाई E की प्रोबेबिलिटी हमने निकाली जब F ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। ये है, क्लियर हो गया आपको, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको समझ में आ गया, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए आप जो है एक सिंपल सा डेफिनेशन भी है, वो डेफिनेशन आप और नोट कर लीजिए तो आपको अच्छे से सब चीजें याद रहेंगी। देखिए, इफ E and F आर टू इवेंट्स, ठीक है, ये आपको याद भी करना है, एसोसिएटेड with the sample space of a random experiment, the conditional probability of the event E given that F has occurred, ठीक है। तो देखिए आप क्या करते हैं, ऐसे लिखते हैं इसको P E by F, और इसका ये आएगा P E इंटरसेक्शन F अपॉन P F, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या आ गया, ये लीजिए, ये फॉर्मूला भी आ गया। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपने समझ ली क्या होती है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशन उसमें आ जाती है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अब क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आपके सारे डाउट्स अभी के अभी बिल्कुल जो है क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, गिवन दैट E एंड F आर इवेंट सच दैट PE दिया है, PF दिया है, आपको PE इंटरसेक्शन F दिया है, PE by F और PF by E फाइंड करना है। मतलब सिंपल सी बात ये कही गई है कि आपको क्या फाइंड करना है, PE by F। इसका क्या मतलब हुआ भाई, सिंपल, अभी हमने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या सीखा, PE इंटरसेक्शन F अपॉन PF, ठीक है। तो अगर मैं इसकी वैल्यू रखता हूं तो ये क्या आता है, PE इंटरसेक्शन F का मतलब हुआ 0.2 अपॉन, ये देखिए ये जो वैल्यू है आपके पास
पी एफ की वैल्यू ये दी गई है 0.3, तो 0.3, तो इसका मतलब 2/3 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब इसी का जो दूसरा है इसमें दिया पी एफ बाई ई, ऐसे दिया हुआ, तो हमने क्या किया, पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी ई, क्योंकि इधर ई है ना, ई है ऑलरेडी कर्ड, तो 0.2 और ये पी ई कितना है 0.6, तो ये कितना है 2/6, सॉल्व करेंगे 1/3, ये लीजिए ये आंसर आ गया। ठीक है, सिंपल था बिल्कुल। अब देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे सामने, इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसमें कह रहा है पी ए 0.8 है। ठीक है, पी ए 0.8 है, तो हमने क्या किया, पी 0.8, पी बी दिया है 0.5, पी बी बाई ए दिया है, और पी ए इंटरसेक्शन भी हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए पी बी बाई ए आपको दिया हुआ है, तो इसका क्या मतलब हुआ, पी बी इंटरसेक्शन सी, वो सॉरी ए, ठीक है, अपॉन पी ए, ऐसे लिया हमने। तो आप इसको देखिए पी बी बाई ए, तो पी बाई ए की वैल्यू दी गई है 0.4, और पी बी इंटरसेक्शन ए ये हमें पता नहीं है, और पी ए की वैल्यू दी है 0.8। तो अगर आप देखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए, ये देखिए 0.8 इंटू 0.4, तो कितना आ गया 0.32। क्लियर, तो ये आपका आंसर आ गया पी ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि बी इंटरसेक्शन ए और ए इंटरसेक्शन बी में कोई फर्क नहीं है, तो ये आपका फर्स्ट आंसर आ गया ये। ठीक है, आप देखिए ये कह रहा है पी ए बाई बी आपको चाहिए सेकेंड में। ठीक है ना, तो इसका क्या मतलब हुआ, हमें क्या चाहिए, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। ठीक है ना, तो देखिए पी ए बाई बी आप पता करेंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना है 0.32, 0.32 अभी अभी आपने किया ना, ये देखिए 0.32, और पी बी की वैल्यू दी गई है, ये देखिए ये पी बी की वैल्यू दी गई 0.5। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा आपका इस तरीके से, आप इसको सॉल्व करिए, तो ये आपका आएगा 0.6 और 4। ठीक है, ये आपका सॉल्व होकर आ गया। अब देखिए थर्ड वाला जो है आपका क्या है, थर्ड आपके पास जो है वो ये है पी ए यूनियन बी। तो आप ये समझिए ये क्या होगा, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन, इधर इंटरसेक्शन यूनियन है तो इधर इंटरसेक्शन कर दीजिए, इंटरसेक्शन बी। तो देखिए पी ए की वैल्यू आपके पास है, पी ए की वैल्यू है 0.8, पी बी की वैल्यू है 0.5, और पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू है 0.32। अब देखिए कुछ लोग इसे ऐड करने में गड़बड़ी कर देते हैं, इसको ऐड करके क्या आएगा 1.3 माइनस 0.32। ठीक है, तो जब आप इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 0.98, 0.98, ये आपका आंसर है। क्लियर, आपको ये बात समझ आ रही है ना। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, आगे चलते हैं। देखिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें लिखा हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें लिखा हुआ है, देखिए क्या करना है, इसमें लिखा हुआ है, इसमें लिखा है अ डाई इज थ्रोन 3 times, अ डाई इज थ्रोन 3 times। ठीक है, डाई मतलब जो आपका है उसमें 6 आपके पास सरफेसेस होता है ना। इसमें कह रहा है ई क्या है, 4 appears on the third toss and f क्या है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses, first 2 tosses। A die is tossed 3 times, a die is tossed 3 times। ठीक है, लेकिन अभी भी ये क्वेश्चन कुछ इनकम्प्लीट सा लग रहा है ना, मतलब ठीक है इन्फॉर्मेशन हमारे पास है लेकिन करना क्या है ना। तो इसमें देखिए ये क्वेश्चन पूरा ये है, डिटरमाइन पी ई बाई एफ, ये हमें पता करना है, इसमें पी ई बाई एफ पता करना है। ठीक है, मतलब एफ जो है ऑलरेडी अकर्ड का केस है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हमें फाइंड करना है। तो देखिए पहले तो अगर मैं आपसे बात करूं कि इसमें सैंपल स्पेस कितने बनेंगे,
सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 6 और 3 टाइम्स आपने टॉस किया तो 6 × 6 × 2 216 जो है सैंपल स्पेस बनेगा। अब ई की बात कर लेते हैं। ई जो है वो क्या है, 4 appears ऑन द थर्ड टॉस। थर्ड टॉस पे क्या आ रहा है, तो सपोज शुरू 1 1 4 आया, थर्ड टॉस पे 4 आना चाहिए, तो 1 2 4 1 3 4 ऐसे करते आएगा तो आएगा 1 6 4। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बनाएंगे पहले में 2 फिर 1 फिर 4 2 2 4 ऐसे करके आता जाएगा, लास्ट में आएगा 2 6 4। ठीक है, आप चलते जाइए ऐसे आएगा 6 1 4 6 2 4 और ये आएगा 6 6 4। यानी जो थर्ड टॉस है उसमें सिर्फ 4 आ रहा है। यानी कि आप अगर ऐसे देखेंगे तो आपको ये किस तरीके से इतना आपको मिल गया। ठीक है, अब एक एफ और है, एफ को और देख लीजिए आप। एफ क्या है, एफ आपका क्या है, 6 and 5 appears respectively on first 2 tosses। मतलब पहले टॉस पे 6 आना चाहिए और सेकंड वाले पे कितना चाहिए, 5। तो यानी कि पहले पे 6 आना चाहिए फिर 5 आना चाहिए, फिर इसका मतलब क्या हो सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और फिर 6 आ सकता है। बस इतनी पॉसिबिलिटीज हैं इसमें, टोटल पॉसिबिलिटीज इतनी होगी। ठीक है, तो अब आपको ये देखना है, जरा मैं आपको ये बता दूं, इन दोनों में अगर मैं बात करता हूँ पी ई इंटरसेक्शन एफ की जरूरत पड़ेगी, तो पी इंटरसेक्शन एफ वाले में एक यहाँ पे आएगा 6 5 4 आएगा इधर। ठीक है ना, और 6 5 4 इधर भी आएगा। ठीक है ना, 6 5 4 इधर भी तो आएगा एक पहले। तो इसका मतलब ये वाला जो है दोनों में कॉमन है। ठीक है, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ ई इंटरसेक्शन एफ की, दोनों में कॉमन कुछ है तो सिर्फ एक मिल रहा है, कौन सा, ये मिल रहा है 6 5 4, ये एक मिल रहा है कौन। ठीक है, तो इसका जो होगा, इसका लगेगा 1/216 टोटल प्रोबेबिलिटी इसकी होगी, क्योंकि सिर्फ एक ही है। और आप जब पी एफ की बात करते हैं, पी एफ की बात करते हैं तो एफ कितने हैं, ये टोटल अगर मैं देखूं तो कितने हैं, 6 ही तो आ रहे हैं, तो 6/216। ठीक, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे पी ई बाई एफ, तो आप कैसे लिखेंगे, प्रोबेबिलिटी पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। तो पी ई इंटरसेक्शन एफ का मतलब 1/216 अपॉन 6/216। तो ये देखिए 1/6 आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। क्लियर, ये चीज आपको समझ में गई। और भी क्वेश्चंस अभी हम कर रहे हैं जिससे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। देखिए अब एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है assume that each born child is equally likely to be a boy or a girl। ठीक है, इक्वली लाइकली है इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं अगर एक फैमिली में 2 चिल्ड्रन है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं। तो हो सकता है वो दोनों के दोनों बॉय हो सकता है एक बॉय हो एक गर्ल हो सकता है एक गर्ल हो एक बॉय हो। मतलब इन दोनों में क्या फर्क है, इन दोनों में फर्क है। मतलब बड़ा वाला, इसमें देखिए बड़ा वाला लड़का है और छोटी वाली लड़की है, इसमें बड़ी लड़की है और लड़का छोटा है। ठीक है, और थर्ड केस में क्या हो सकता है, दोनों की दोनों क्या हो सकती हैं, गर्ल हो सकती हैं। ठीक है, ये सैंपल स्पेस टोटल जितनी पॉसिबिलिटीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या कहता है, व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स गिवन दैट। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है बोथ आर गर्ल्स, कब, जब कंडीशन क्या हो, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। ठीक है, बोथ आर गर्ल्स की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, द यंगेस्ट इज अ गर्ल, यंगेस्ट इज अ गर्ल। ठीक है, तो ठीक है देखते हैं। मैंने ये लिखा, एक इवेंट मैंने ले ली बी, बी एक इवेंट है, बी द इवेंट, बी द इवेंट दैट youngest
यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल। तो यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल जरा देख लीजिए कहाँ कहाँ पे है। यंगेस्ट चाइल्ड इज गर्ल, यंग ने छोटा होता ना, ये वाला देखिए, ये गर्ल है, ये गर्ल है, यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल है इसमें। तो ये दो ही केसेस मिल रहे हैं हमें। मतलब कौन कौन से केसेस मिल रहे हैं, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ, बी जी, ये केस एक मिल रहा है, एक मिल रहा है जी जी, यंगेस्ट चाइल्ड गर्ल वाला एक केस मिल रहा है। तो दोनों में अगर मैं ये कहूँ कि आपको ए इंटरसेक्शन बी कितना मिल रहा है, ए इंटरसेक्शन बी मिल रहा है, एक मिल रहा है जी जी, दोनों में कॉमन है। देख लीजिए आप, ये देखिए, ये इसमें भी है और बी में भी, ए में भी है, बी में भी। ए क्या था, कंडीशन प्रॉपर्टी दैट बोथ आर गर्ल्स, तो बोथ आर गर्ल्स ये है, और इसमें जो है एंगेज्ड इज अ गर्ल, ये मिल गई प्रॉपर्टी। तो जब आप लिखेंगे, अगर मैं ऐसे लिखता हूँ पी बी, तो प्रॉपर्टी क्या आएगी, 2/4, यानी कि 1/2। ठीक है, अब देखिए, अब जरा आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, पी ए बाई बी, पी ए बाई बी, प्रोबेबिलिटी हमें किसकी निकालनी है, प्रोबेबिलिटी हमें ए की निकालनी है, मतलब बोथ आर गर्ल्स। लेकिन कब, जब दोनों की दोनों लड़कियां जिसमें छोटी हों। तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा पी बी, और इधर आप लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो पी ए इंटरसेक्शन बी की जब बात आएगी तो 1/4 आ गया, ये आ गया, देखिए 1/4, एक ही कॉमन केस है ना, इसकी प्रॉपर्टी निकालने के बाद। और पी भी कितना है, 1/2। ठीक, इसको हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2, ये आपका आंसर हो गया 1/2। क्लियर, एक हो गया। इसमें कह रहा है एटलीस्ट वन इज ए गर्ल, एटलीस्ट वन इज ए गर्ल का मतलब क्या हुआ, मतलब एटलीस्ट वन इज ए गर्ल का मतलब क्या हुआ, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है। एटलीस्ट वन इज ए गर्ल मतलब दोनों गर्ल हो सकती हैं। ठीक है, ये हुआ, मतलब सिर्फ इसमें ये चेंज आ गया, देखिए छोटा सा चेंज आया। मतलब अगर मैं इसको सी ले लूं, प्रोबेबिलिटी को सी बी द इवेंट दैट वन चाइल्ड, एटलीस्ट वन चाइल्ड इज ए गर्ल। तो वन चाइल्ड इज ए गर्ल की जब आप बात करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, ये तो ये बन रहा है, देखिए ऐसे आ सकता है, एक ये मैंने अभी आपको बताया, और ये आ सकता है, ये केस आपके पास बन सकता है इतना। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करूंगा, अब मैं इंटरसेक्शन की बात करता हूँ, मतलब दोनों लड़कियां और यंगे, एटलीस्ट वन इज अ गर्ल, दोनों में कॉमन क्या होगा, दोनों में कॉमन ही होगा। ठीक है, इसकी जब मैं प्रोबेबिलिटी, अब मैं क्या करता हूँ, सीधे ये निकालता हूँ पी ए बाई सी। तो जब आप ऐसे लिखेंगे तो ये लिखेंगे पी ए इंटरसेक्शन सी अपॉन पी सी। जरा ध्यान दें, दोनों का इंटरसेक्शन जब आपने किया तो 1/4 आया, क्योंकि सिर्फ एक ही केस कॉमन है। और पी सी में कितने, 3 केस हैं, तो इसकी प्रोबेबिलिटी जब आप निकालेंगे तो कितनी आएगी, 3/4। तो आप ये देखिए 1/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, क्लियर, नहीं समझ आया तो एक बार फिर से देख लीजिए, इसको आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको देखिए, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एन इंस्ट्रक्टर हैज ए क्वेश्चन बैंक कंसिस्टिंग 300 इजी ट्रू एंड फॉल्स क्वेश्चंस, 200 difficult true and false questions, 500 easy multiple choice questions, 400 difficult multiple choice questions. If a question is selected at random from a question bank, what is the probability that it will be an easy question? Easy question की probability हमें निकालनी है। एक बात क्या हो गई, easy question की probability निकालनी। Given that condition क्या दी है, is a multiple choice question, वो multiple choice question होना चाहिए, ये condition दी गई। मतलब ए ये हो गया और बी ये हो गया, ए बाई बी निकालना है, समझ गए। तो पहले तो आप आ जाइए, पहली तो बात है टोटल क्वेश्चंस कितने हैं। तो टोटल क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो देखिए 300 प्लस 200 प्लस 500 प्लस 400, ये सारे हो गए। तो ये कितने हो गए, 1400 क्वेश्चंस है हमारे पास। ठीक, एक बार अब आप देखिए जरा मल्टीपल चॉइस कितने हैं। मल्टीपल चॉइस देखिए ये है 500, और मल्टीपल चॉइस ये है 400। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस
मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो इजी वाले हैं वो 500 है और जो डिफिकल्ट वाले हैं वो 400 है, यानी टोटल कितना हो गए 900। क्लियर। एक चीज और आ गई, अब वो ये कह रहा है इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर मैं बात कर रहा हूँ, मतलब मैं अगर ये कहूँ इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की मैं अगर बात करूँ, ठीक है, ये एम है, ठीक है, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की बात करूँ, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, तो देखिए इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर आप बात करें तो कितने हैं, ये देखिए 500 है ना, तो इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालता हूँ तो 500 इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है और टोटल क्वेश्चंस कितना है 1400, यानी कि ये मेरी प्रोबेबिलिटी आएगी इतना एक। अब मैं क्या कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी में निकालना चाहता हूँ किसकी, एमसीक्यू की। एमसीक्यू क्वेश्चंस कितना है, तो एमसीक्यू क्वेश्चंस कितना है 900 और टोटल क्वेश्चंस कितना है 1400, तो आपका आंसर कितना आता है 9/14 एक बार। अब देखिए जो हमारा टास्क है वो क्या है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जो हमारा टास्क है वो ये है, ये देखिए इजी क्वेश्चंस गिवन दैट मल्टीपल चॉइस, मतलब क्या हमें पता करना है, इजी क्वेश्चंस गिवन दैट इट इज ए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्लियर। तो जरा देखिए, तो आपको क्या निकालना है, पहली बात इजी क्वेश्चन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो अगर मैं बात करता हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा, इजी होना चाहिए और इसका मल्टीपल चॉइस से हमने क्या किया, इंटरसेक्शन ले लिया, और जब मैं नीचे लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, वो क्वेश्चन कैसा होना चाहिए, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना चाहिए। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली 9/14 निकाली थी, और इजी क्वेश्चन की जो प्रोबेबिलिटी निकाली वो कितनी निकाली थी 5/14, यानी कि आया 5/9। ये देखिए ये आ गया, समझ गए ना आप। देखिए ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो हैं, इजी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उनकी प्रोबेबिलिटी और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है उनकी प्रोबेबिलिटी, तो हमने दोनों में कॉमन लिया, तो ये आपका ये आ गया। देखिए ये इस तरीके से, ये है ना, दोनों में कॉमन लेकर प्रोबेबिलिटी हमने पहले ही सॉल्व कर ली थी, और ये टोटल एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी है, दोनों को डिवाइड किया तो ये आंसर है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन हम लोग और कर रहे हैं। देखिए गिवन दैट द टू नंबर्स अपेयरिंग ऑन throwing two dice are different, मतलब वो ये कह रहा है जब आप डाइस फेंकते हैं तो उसमें जो है डिफरेंट नंबर होने चाहिए, मतलब 1 एक पे है तो दूसरे पे 5 होना चाहिए, एक पे 1 है तो दूसरे 2 होना चाहिए, मतलब सेम नहीं होनी चाहिए, बस सिंपल सा बात आप ये समझिए। तो हमें क्या करना है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, प्रोबेबिलिटी हमें पता करनी, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाइस इज 4, सम ऑफ द नंबर डाइस 4। तो देखिए टोटल सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं, टोटल सैंपल स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 2 डाइस हैं, तो इसका मतलब 36 हो गए। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, एक इवेंट में ए ले लेता हूं। ए क्या है, इवेंट ये है कि द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4, सम इसका 4 है। और अगर मैं बी की बात करता हूं तो क्या है, एक इवेंट है जिसमें टू नंबर्स ऑन द डाई आर डिफरेंट। क्लियर। पहली बात क्या है, द सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4। ठीक है, क्लियर भाई। प्रोबेबिलिटी आपको किसकी निकालनी है, ध्यान से देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट सम ऑफ द नंबर्स ऑन द डाई इज 4, मतलब वो ये कह रहा है कि ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है और कंडीशन क्या दी गई है कि दोनों डाई जो हैं उन पर डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए। तो ठीक है,
चलिए पहले तो हम ए की बात कर लेते हैं। ए का अगर मैं सैंपल स्पेस बनाऊं, उसमें क्या कह रहा है, जो नंबर डाई पे आ रहे हैं उनका सम जो है क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए 4। तो 1 3 2 2 3 1, ये देखिए इतना सैंपल स्पेस बना। अगर मैं बी की बात करूं, बी में वो क्या कहता है, 2 नंबर्स ऑन द डाई आर डिफरेंट। तो डिफरेंट होने चाहिए, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, जैसे मान लीजिए फर्स्ट पे 1 है तो दूसरे पे 2 होना चाहिए, यानी कि फर्स्ट पे अगर 1 है तो दूसरे पे 3 होना चाहिए, फर्स्ट पे 1 है तो इस पे 4 होना चाहिए। ऐसे अगर हम चलते जाएं तो 1 और 6 होना चाहिए। इस तरीके से अगर मैं चलता जाऊं तो ये होना चाहिए 6 1 6 2, ठीक है। और ये चलते जाए तो लास्ट नंबर होगा इसमें 6 5 में भी 6 6 आ नहीं सकता। यानी कि अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में कहना चाहूँ तो ये 30 नंबर्स होंगे। टोटल कितने होते हैं यहाँ पे बताइए, टोटल होते हैं 36 टोटल है। अगर मैं उनमें से 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 को सिंपली हटा दूं तो 36 में से अगर 6 चले जाएंगे तो 30 तो बचे। तो देखो कितना अच्छा हो गया। और ये टोटल नंबर कितने हैं, ये 3 है ए के लिए, और बी के लिए कितने हैं 30, ठीक है टोटल। अब आप देखिए अगर मैं बात करता हूं, सपोज मैं थोड़ा सा इधर लिख लेता हूं, ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूं, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का मतलब दोनों नंबर डिफरेंट होने चाहिए और उनका सम भी क्या होना चाहिए, 4 होना चाहिए। तो इसको तो आप कंसिडर कर नहीं सकते, आप इसको कंसिडर करेंगे, इन्हीं दो को कंसिडर कर पाएंगे। तो जब हमने इसको कंसिडर किया मतलब ये कितना हो गया 1 3 और 3 1, इसको ऐसे हमने लिख लिया, ठीक है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात कर दूं ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या हो जाएगा, इसकी जो प्रोबेबिलिटी आएगी ए इंटरसेक्शन बी की प्रोबेबिलिटी मतलब 2 है और टोटल कितना है 36, यानी कि 1/18 इसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। चलो इसको तो यही हमने ले लिया। और एक और देखते हैं पी बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की मैं बात कर रहा हूँ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर आप बात करते हैं तो क्या होगा, 30 है अपॉन 36, यानी कि आ गया 5/6, इतना आ गया। चलिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा और। आपको क्या दिया गया था, पी ए बाई बी हमें फाइंड करना है, मतलब पी ए फाइंड करना है, मतलब सम कितना होना चाहिए, 4 होना चाहिए सम। तो इसके लिए आप ये देख लीजिए पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और बी का क्या मतलब है, डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स होने चाहिए इसमें। तो इनकी प्रोबेबिलिटी हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये आया 5/6 और ये आ गया 1/18। क्लियर, ये देखिए आप इसको सॉल्व कर लीजिए तो ये देखिए आ गया 1/15, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ये देखिए आपका आंसर आ गया 1/15। क्लियर। अब चलिए और थोड़ा कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, आपको बिल्कुल चीजें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। इसमें दिया कंसिडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ throwing a die if a multiple of 3 comes up, throw the die again। अगर मान लीजिए 3 ऊपर आ गया तो डाई को फिर से फेंक देना है। इफ एनी अदर नंबर कम्स, टॉस ए कॉइन। मतलब ये सैंपल स्पेस बन गया। आपको बात समझ आ रही, 3 के मल्टीपल होते क्या है भाई, 3 के मल्टीपल क्या होते हैं 3 और 6। तो आप अगर मान लीजिए 1 आया तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो आपने क्या फेंका, आपने जो है एक कॉइन फेंका, ठीक है ना। तो ये आ गया। अगर मान लीजिए 2 आया होता तो क्या होता, 2 आया होता तो ऐसे होता। अगर मान लीजिए 3 आया होता तो क्या होता, 3 आया होता तो डाई फेंका जाता, 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 और 3 6, इतनी पॉसिबिलिटीज होती। अगर 4 आया होता तो क्या होता, तो कुछ नहीं, तो एक कॉइन आता और उसके साथ इतनी पॉसिबिलिटीज बनती, 4h और 40। 5 आया होता तो ये पॉसिबिलिटीज बन जाती। अगर 6 आया होता तो ये फिर से जो है क्या करते, एक डाई फेंकते, तो ये पॉसिबिलिटीज आपकी बनती। ठीक है, ये पूरा सैंपल स्पेस उन्होंने बना दिया। ये 63 नहीं है, ये ध्यान रखना बीच में कॉमा है क्योंकि 2 डाई अलग अलग हैं। ठीक, चलिए ये पूरा सैंपल स्पेस मैंने आपको बना के दिखा दिया, ये पूरा सैंपल स्पेस जो पॉसिबल है। अब 2 इवेंट में ले लेता हूँ, एक ए इवेंट ले लेता हूँ और एक इवेंट ले लेता हूँ बी। ठीक है, ए क्या इवेंट है, इसमें देखिए आगे क्या क्या है, फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज अ टेल, क्वाइन टेल शो कर रहा है, गिवन दैट एटलीस्ट 1 डाई सोज अ 3। ओके, चलिए तो ये ए क्या है, इवेंट है क्वाइन
shows a tail, coin shows a tail, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा में at least one die shows, देखिए जब एक इवेंट हो रही है उसका इफेक्ट दूसरी पे पड़ रहा है तो बस आप समझ जाइए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब देखिए जरा, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो ये जो इवेंट हमारे पास है क्वाइन सोज ए टेल, क्वाइन सोज ए टेल, तो टेल जहां जहां पे आ रहा है, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ठीक है ना, ये देखिए और ये देखिए, ठीक है, यहाँ पे टेल आ रहा है। तो मैंने क्या किया, इसको आपने लिख लिया, ठीक है। ये देखिए, ये सैंपल स्पेस में पूरा लिख रहा हूं जिसमें टेल आया हुआ, ये देखिए, ये लिख लिया मैंने। और अगर मैं बी की बात करूं तो क्या होगा, एटलीस्ट वन डाई सोज 3, एटलीस्ट वन डाई सोज 3 का मतलब होगा 3 1 होगा, 3 2 होगा, 3 3 होगा, 3 4 होगा, 3 5 होगा और 3 6 होगा, ठीक है। और एक और पॉसिबिलिटीज है 6 3, ये वाला है ना, और 3 जिसमें कम से कम एक बार आया हो वो सब ये आ गए, ठीक है, क्लियर। इसमें आपको कभी भी कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं। अब आप एक बात देखें जरा ध्यान से, अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी की बात करता हूँ तो आपको ये मिलेगा, यार ये इंटरसेक्शन बी में तो कुछ है ही नहीं, दोनों में कुछ कॉमन ही नहीं है। तो अगर मैं इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करता हूँ ए इंटरसेक्शन बी, तो क्या आएगा, 0, क्लियर। अब अगर मैं पी बी की बात करता हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 है, ठीक है। तो 7/36 ये प्रोबेबिलिटी आती है। तो आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं पी ए बाई बी आपको चाहिए। पी ए बाई बी होता क्या है, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी क्या है, 0, और पी बी क्या है, 7/36। अब ये कुछ भी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो तो 0 ही आने वाला है, ठीक है। मतलब क्या क्वेश्चन था, देखिए फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट द क्वाइन सोज ए टेल, क्वाइन सोज ए टेल, ठीक है ना, क्वाइन सोज ए टेल की प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी थी, ठीक है ना। और गिवन दैट एटलीस्ट वन डाई सोज 3, तो एटलीस्ट वन डाई सोज 3, ये वाला जो केस था इसको हमने क्या किया, देखिए ये देखिए, ये देखिए, ये आया ना इधर डिनोमिनेटर में, क्लियर। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बना। अब देखिए एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लग रहा है देखने में। पी ए दिया, पी बी दिया, पी ए बाई बी दिया। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख लूं, पी ए बाई बी क्या होता है, तो पी ए बाई बी होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी। तो आप देखिए ये जो भी है, पी बी क्या है, पी बी आपका क्या है, 0, तो यहाँ 0 आ गया। डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो आप ये बताइए क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइंड का केस हो गया, सीधे सीधे नॉट डिफाइंड, क्योंकि किसी भी 0 से हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो नॉट डिफाइंड केस बनेगा, यानी इसका ऑप्शन सी सही है, खत्म बात, दिमाग लगाने नहीं जाता। इसमें कह रहा है इफ ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, ये कंडीशन दी गई, तो कंडीशन के थ्रू चलता है। पी ए बाई बी का क्या मतलब हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, और पी बी बाई ए का क्या मतलब हुआ, पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी ए, ओके। तो आप जरा इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, पी बी इक्वल टू पी ए, ये लीजिए ये सॉल्व होकर ये आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो ऑप्शन है डी सही है, ठीक है। मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को दोबारा देखेंगे, अच्छे से एक एक क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। हम मेहनत करते रहिए बच्चों, ओके, थैंक यू।